हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, बीपीएससी मेंस को लेकर आपको एक जीवनी विचारधारा है ना, और एक योगदान को लेकर कुछ पर्सनालिटी के बारे में पूछा जाता है। जैसे जेपी हो गया, जयप्रकाश नारायण जी हो गए, राम मनोहर लोहिया जी हो गए। तो ये बीपीएससी मेंस में आपको ये सब काम आता है ना। छोटा सा आपको वीडियो है, लेकिन देख लीजिएगा, हो सकता है अगर आ जाए तो आपको ये इंपॉर्टेंट, ये सभी के लिए 70 हो, 70 बीपीएससी 71 हो, 72 हो, 73 हो, किसी में भी आपको ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जयप्रकाश नारायण हो गए, है ना, सूरज नारायण जी हो गए, लोहिया जी हो गए। ये लोग लगातार कार्य रहे हैं कई चीज़ों में। एक तो विचारधारा को लेकर भी इनका अपना रहा है, बट साथ ही साथ ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन के समय हो या अन्य कई बार आपको ये लोग काफ़ी एक्टिव रहे। ठीक है, और इसीलिए चूंकि इन लोगों का संबंध इस क्षेत्र से रहा है लगातार, यूपी बिहार से, इसलिए आपको काफ़ी महत्व रहा है। वर्तमान में कई सारे बड़े बड़े नेता हैं, आप लोग को पता होगा, वो इनको गुरु भी मानते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में सबसे पहले परिचय कर लेते हैं कि ये थे कौन, और फिर इनके विचारधाराओं से हम लोग बात करेंगे, इनके योगदान से संबंधित बात करेंगे। जैसे क्या होता है ना कि जैसे जयप्रकाश नारायण जी का भी मैंने वीडियो दिया है, उसमें भी मैंने बताया इसी तरीके से। तो कैसे क्वेश्चन पूछ देता है, पूछ देगा कि इनका सामाजिक योगदान क्या था, राजनीतिक इनका योगदान क्या रहा, है ना, इनकी विचारधारा क्या थी, समाज में किए गए कार्य क्या थे। तो ऐसे करके शॉर्ट क्वेश्चन अब पूछ सकता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन हो गया आपके। तो चलिए इनको शुरू करते हैं हम लोग। पहला अगर हम लोग बात करें कि इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था। संपन्न परिवार के थे, है ना, बताओ, ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज्यादा वैसा कुछ कष्ट में था, नहीं है, नॉर्मल संपन्न परिवार के थे। जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर विदेश पढ़ने जा रहा है, आप सोचिए ना कि हम लोग जैसे अगर कोई व्यक्ति, हम लोग अब जा रहे हैं कहाँ, अमेरिका पढ़ने, यहाँ पढ़ने, वहाँ पढ़ने, वहाँ पर, तो इसका मतलब कि हम लोग सामान्य नहीं है भाई, संपन्न परिवार से तभी जा रहे हैं। तो इसीलिए देखिएगा कि ये भी आपको आगे की पढ़ाई के लिए, है ना, आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं, एक से आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाते हैं, जर्मनी के आपको फ्रेडरिक विलियम विश्वविद्यालय जाते हैं। इनके पिताजी का नाम हीरालाल जी था, और ये आपको शुरू से काफी टैलेंटेड छात्र रहे। बीए उन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से किया, और ये अर्थशास्त्र में पीएचडी हासिल करते हैं। सोचिए, डॉक्टरेट भी हमको मिलता है इनको। तो काफी, अगर मैं बात करूं तो काफी इंटेलेक्चुअल थे, पढ़े लिखे वर्ग से थे। ठीक है, अब उस समय एक ऐसा प्रभाव चल रहा था, समाजवाद। और ऐसा नहीं कि भारत के उभरते हुए नेता समाजवाद से प्रभावित है ना, समाजवाद, साम्यवाद का ऐसा डर का माहौल पूरे विश्व में हो गया था। मैं डर का इसलिए बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि पूंजीवादी देश से डरे हुए थे। समाजवाद की इस विचारधारा के कारण ही ब्रिटिश ने तुष्टिकरण की नीति अपनाई थी जर्मनी को लेकर। तुष्टिकरण का मतलब अपने फायदे के लिए यूज करना। कि उनको डर था कि यार ये अगर विचारधारा आ गई तो जो इनका बेस था, जिसको पूंजीवाद कैपिटलिस्ट कहते थे, वो तो समाप्त हो जाएगा। पता चला कि हर जगह बराबर की बात, बराबर की बात, बराबर के अधिकार को लेकर आपको होने लगा। तो पूरा वर्ल्ड था उसे। भारत में भी कई लोग थे, जैसे जयप्रकाश नारायण जी काफी प्रभावित थे, राम मनोहर लोहिया जी, चाहे वो नेहरू जी हो, सुभाष चंद्र बोस जी हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, तो इतने जितने भी आपको उस समय नाम जानिएगा ना, सब समाजवाद से पढ़े। तो ये भी प्रभावित रहेंगे, ये कहाँ जाएंगे। तो कांग्रेस में ये शामिल तो हो गए बाहर से आकर, उसके बाद लेकिन ये समाजवादी यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से ये आपको बड़ी भूमिका निभाने लगे, समाजवाद के लिए इन्होंने कार्य करना किया। अब चूंकि समाजवाद से थे और इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लगातार एंटी, जो अंग्रेज था, है ना, उसके विरुद्ध भाषण देने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ बातें बोलने लगे, उनकी सच्चाई को जगजाहिर करने लगे, यानी हेट स्पीच देने के लिए। अब अंग्रेज इसको अपने लिए हेट ही स्पीच तो मानेगी ना, तो हेट स्पीच देने के लिए इनकी गिरफ्तारी होती है, और भारत छोड़ो, गिरफ्तारी के बाद फिर आजाद भी हो जाते हैं, मतलब जेल छूट जाते हैं, बट भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय रहती है। इसी दौरान आपको ये हो गए जयप्रकाश नारायण जी हो गए, अरुणा आसिफ अली जी हो गई, ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करते हैं। ठीक, 44 में इनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 46 में इनकी आपको रिहाई कहां से, लाहौर जेल से होती है। ठीक है, तो ये इनका एक ओवरऑल शुरुआती जीवन रहा है। अब आजादी के दौरान हम लोग अगर बात करें तो इनका एक काफी मजबूत पहल रहा था, वह था कि देश के बंटवारे के खिलाफ।
देश के बंटवारे को लेकर कई सारे विवाद है, कई सारे वहां पर उस समय लगाए जाते थे, चाहे वो नेहरू जी पर हो, चाहे पटेल जी पर हो, जिन्ना हो या कोई हो, चाहे लियाकत अली हो, बहुत पे लगाए जाते हैं। लेकिन उस समय कई ऐसे लोग थे जो इसका पूर्ण रूप से विरोध कर रहे थे। उसमें एक गांधी जी थी, गांधी जी का हालांकि कई लोग कहेंगे गांधी जी ने बनवाया पाकिस्तान, ये बनवाया, सब गलत बातें हैं ना। अगर कोई जो इतिहास का विद्यार्थी होगा वो इस सब बातों को नहीं करेगा। तो चूंकि गांधी जी के प्रबल अनुयायी थे, गांधीवाद से ये काफी वो थे, तो ये भी देश के बंटवारे के खिलाफ काफी काम किए। बट चूंकि फाइनली बंटवारा हो गया तो क्या ही कोई करेगा। बाद में ये क्या करते हैं, देश की आज़ादी के बाद भी जैसे जयप्रकाश नारायण काफ़ी असक्रिय मोड में आ गए थे ना, निष्क्रिय दौर में रहे थे काफ़ी। बाद में 60 के दशक में एक्टिव हुए थे, फिर 70 उत्तर 74 के समय संपूर्ण क्रांति करते जयप्रकाश नारायण। बट ये उल्टा था, ये आपको एक्टिव रहे ही थे, ये लगातार एक्टिव रहे थे। और राज्यों के गठन के लिए रियासतों को एकजुट करने में इन्होंने आपको काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कि कैसे हम लोग एक साथ कर सकते हैं और राज्यों को करना जरूरी है, क्यों जरूरी है, बहुत सारे चीजों को इन्होंने बात किया था। आगे जाकर लोहिया जी हमेशा से भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के पक्षधर थे। यह शुरू से ही विवाद रहा है कि भाई किस शब्द भाषा को राष्ट्रीय भाषा माना जाए। जैसे शुरुआती तौर पे देखिए, पहली बार इसकी व्याख्या दयानंद सरस्वती जी करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा भाषा होना चाहिए जो हम पूरे विश्व को क्या कर, मतलब पूरे भारत को क्या करें, हम लोग एकजुट कर ले। आजादी के बाद लोहिया जी के बारे में कहा जाता है कि संभवतः पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आपको इसके लिए प्रबल रूप से काम किया कि हिंदी को प्रमोट कीजिए और भारत को, है ना, भारत को करने का मतलब क्या है कि भारत एक ऐसा देश है जो कई सारे विविधता है, चाहे भाषा के आधार पर हो, संस्कृति के आधार पर हो। वहां पर किसी एक भाषा को करना ही अपने आप में चैलेंज, लेकिन भाई ये करना तो पड़ेगा। जैसे मान लो कि हिंदी है, अगर मैं मान लो हिंदी यहां पर जानता हूं तो यहां पर भी हिंदी काम आ जाए, यहां भी आ जाए, यहां पर भी आ जाए, या यहां के लोग अगर कोई आ रहा है मतलब कि नीचे से, तो ये लोग भी क्या कर ले, हिंदी जाने, तो मतलब हिंदी के तहत आपको पूरा जुट लोग एकजुट हो। इसके अलावा स्वच्छता की बात करते हैं, है ना, स्वच्छता की बात करते हैं, सड़कों के निर्माण की बात करते हैं, कुओं के निर्माण की बात करते हैं, मतलब जो एक मॉडर्न आधुनिक हम लोग भारत की बात करते हैं, उसमें लोहिया जी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही थी। तो अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन आता है कि भाई इन्होंने क्या शुरुआती दौर में काम किया, तो ये सब इन्होंने आपको काम किया। समाज को लेकर देखिएगा, इन्होंने काफी आपको बातें कही, हालांकि इन्होंने शुरुआती दौर में काफी विद्रोह भी किया, विरोध भी किया था, बट आगे जाकर देखिएगा इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये शुरू से ही देखिएगा कि समाज में इनका मानना था कि सबका विकास होना चाहिए। सबका विकास कहने का मतलब है कि जब तक से समाज के सभी वर्गों का विकास नहीं होगा, सभी चक्के एक साथ नहीं चलेंगे, तो समाज कैसे विकसित होगा। इसीलिए इन्होंने शुरुआती रूप से कहा कि भाई हमारे समाज में उच्च जाति की प्रभुत्व है, इसके खिलाफ हम लोग क्या किया जाए, महिला, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग को लेने कहा कि 60% आरक्षण बनाया जाए और 40% में इनको रखा जाए। एक तो यानी ये आरक्षण के पक्षधर थे। दूसरा इन्होंने क्या कहा, दूसरा इन्होंने सामाजिक दूरी को खत्म करने के लिए हमेशा से प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ रहे। जी, आपको एक सर सामाजिक दूरी से प्राइवेट का क्या काम है। देखो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना, जैसे आज भी देखिएगा, आप तो खैर बहुत कॉमन हो गया है, बट प्राइवेट स्कूल में पढ़ना देखिएगा सबके लिए पहले बस की बात नहीं होती थी। प्राइवेट स्कूल में जनरली वही पढ़ते थे जो हल्का संपन्न थे, है ना, जो संपन्न परिवार के, जो प्राइवेट स्कूल में फी वगैरह ज्यादा लिया जाता था। आज भी लिया जाता है, आज तो और महंगा हो गया है। आज की तो मैं फी की बात करूं कि आप तो बच्चों पे एक महीना में उतना खर्चा लगता है, जब हमारे जमाना में, वो हमारे जमाना कहने का मतलब है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लगभग हमारे 6-7-8 महीनों का खर्च है आज के एक महीने में। साधारण स्कूल से हम लोग पढ़े, आज अच्छे स्कूल में जाएगा तो हमारे 1 साल का फी यहाँ के 1 महीने का फी तो है, तो वर्चस्व तो है। तो ये क्या पैदा करता है, ये सामाजिक आपको अलगाव पैदा करता है। ये अमीर है, पैसे वाला है, संपन्न वाला है तो जा रहा है स्कूल में, हम संपन्न नहीं है तो हम पढ़ रहे हैं खराब जगह। इसलिए इन्होंने कहा कि निजी स्कूलों को ही समाप्त कर दो, सरकारी स्कूलों उसको बेस्ट बनाओ। ये बहुत अच्छा था। अगर मैं इस विचारधारा की बात करूं तो बहुत अच्छा विचारधारा ये है कि नहीं। ये पुर्तगालियों को हटाने, गोवा को मुक्त करने, है ना, इसमें काफी रहे। नेपाल में भी आपको जो हुआ था, इनमें भी रहे। 57 साल के आपको एज में इनका निधन हो गया था। इनकी आर्थिक विचारधारा की हम लोग बात करें, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि राम मनोहर लोहिया जी की शुरुआती राजनीतिक गतिविधियां क्या क्या थी, तो जो अभी मैंने बताया वो आप लोग लिख लीजिएगा। अब आते हैं इनकी आर्थिक विचारधारा क्या थी।
तो इन्होंने आर्थिक विचारधारा अपनी बुक सोशलिस्ट इकोनॉमी में दिया था। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके, लोहिया इसके लिए आपको क्या करते थे, लघु इकाई और छोटे यंत्र। देखो जब भी कोई डेवलपमेंट की बात करेगा ना, वो दो चीजों को कॉमन रूप से रखेगा। दो चीजों को क्या रखेगा, कॉमन रूप से रखेगा। वो होगा कि छोटे छोटे उद्योगों का विकास किया जाए, ग्रामीण विकास किया जाए, छोटे उपकरण का विकास। क्योंकि छोटे इसलिए होता है क्योंकि उससे क्या होता है ना कि कई लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। जहां बड़े बड़े उद्योगों का विकास करेंगे ना, तो उससे कुछ समाज के कुछ विशेष वर्ग ही ले पाएंगे। जैसे उतना पूंजी इकट्ठा करना बड़े उद्योगों के लेकर, छोटे उद्योग के प्रोत्साहन की बात इसलिए होती है कि जैसे मान लो कि मैं कैपेबल हूं छोटे उद्योग लगाने के लिए, सरकार यहाँ पर कुछ प्रोत्साहन राशि या कुछ मदद कर रही है तो मेरे लिए हेल्प हो गया। अब मैं उस पर काम कर दूंगा, मैं तो करूंगा, तो मैं उस पर आपको अपना वर्क करूंगा, तो मैं भी विकसित होऊंगा, हमारा समाज भी होगा। इसलिए देखिएगा, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो राम लोहिया जी हो, चाहे वो जेपी हो, या जितने भी बहुत बड़े इस तरीके के हैं, वो छोटे और लघु उद्योग पे काम करते हैं। चाइना ने किया है इस पर, ठीक है। और सत्ता के विकेंद्रीकरण, यानी विकेंद्रीकरण वही है जो आप अलग अलग, मतलब कोई एक केंद्र में प्रधान ना हो, हेड ना हो, पूरा शक्ति ना हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो जाए। जैसे पंचायती व्यवस्था समझ सकते हैं कि पंचायती व्यवस्था को इन्होंने आपको बात की है। अब इकोनॉमी में पंचायती व्यवस्था की क्या भूमिका है कि पंचायत के लोग, यानी आपको ग्रामीण स्तर पे अगर पावर होगा, शक्ति होगा, तो उसको हमेशा ऊपर में पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और गांव का विकास होगा। क्यों हम लोग ग्रामीण व्यवस्था, पंचायती व्यवस्था क्यों करते हैं? इसलिए कहते हैं ना कि अगर इस पार्टिकुलर हो सकता है कि, समझिएगा, इसलिए कहते हैं कि जैसे मान लो कि कोई एरिया है, कोई, अब ये मान लो पटना है, ठीक है, चलो एक से, और ये चलो ये पटना है। अब पटना में मान लो कि पूरा पावर दे दिया गया, ठीक है। अब यहां का क्षेत्र का विकास करना है, तो पटना के यहां जो बैठा हुआ उसको नहीं पता होगा कि यहां पर कैसे और क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है। इसलिए क्या किया, पंचायती व्यवस्था करके यहां पर ही अधिकार दे दो, है ना, ताकि कुछ आपको अप्रूवल वगैरह हो, यहां से पूर्ति होकर यहां पर विकास हो जाए। और यहां पर विकास का मतलब हर तरीके का विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। इसलिए इन्होंने सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आय विषमता पर बल दिया। विषमता मतलब क्या होता है कि मैं वही काम कर रहा हूं, मुझे यहां पर कम आय की बात हो रही है, वहां पर वो ज्यादा आय ले रहा है उसी चीज को लेकर, या अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब। इसके खिलाफ थे ये, इसके खिलाफ थे। इसलिए इन्होंने कहा था कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही भारत मजबूत हो जाए। जबकि नेहरू जी बड़े बड़े उद्योगों के फेवर में आपको रहते थे, है ना, क्योंकि उनका कहना था कि जब तक से हम लोग बड़े बड़े उद्योग नहीं लगाएंगे, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ था तो हम लोग खाने के लिए भी हमको सोचना पड़ता था। तो जवाहरलाल नेहरू जी का उसमें अलग विचार था, लेकिन इनका कहना था कि कृषि पर आधारित अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे ना, तो इससे हमारा क्या होगा, गांव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तो शहर अपने आप मजबूत हो जाएगा, है कि नहीं। अगर गांव मजबूत होगा तो शहर अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब आते हैं इनके सामाजिक विचार, ये तो इनके आर्थिक विचार। तो आर्थिक विचार में आप लोग दो तीन पॉइंट को ध्यान रखना है आर्थिक विकास विचार में। पहला पॉइंट बस ये याद रखिएगा, अगर मैं आर्थिक विकास के विचार की बात करूं तो दो तीन पॉइंट मैं यहां पर आपको क्या करता हूं, नोट डाउन कर देता हूं, ठीक है। पहला अगर मैं बात करूं तो एमएसएमई की बात करते हैं, यानी लघु एवं कुटीर उद्योग। ठीक, दूसरी बात करते हैं, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हो, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत। ठीक है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत हो, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे ग्रामीण विकास होगा, ग्रामीण विकास। इसके अलावा आय विषमता पर बल देते हैं,
आय विषमता को कम करना, है ना। तो आर्थिक पहलू में इनका यही है, इससे इनका कहना था कि इससे भारत का विकास अच्छे तरीके से हो सकेगा। ठीक, अब आते हैं इनके सामाजिक विचारधारा पे। किस पे आते हैं? सामाजिक विचारधारा पे आते हैं। सामाजिक विचारधारा में ये भी समाजवादी थे, है ना, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया। जैसे लोहिया थे वैसे ये भी थे कि समाजवाद की बात कंप्लीट रूप से करते थे। इनका कहना है कि समाजवाद का संबंध में संपत्ति या राज्य की शक्ति से नहीं रखता हूं, ये समाजवाद को समाज से ही जोड़, और इसलिए इन्होंने सप्त क्रांति कही। आप लोग सुनते होंगे न्यूज़पेपर में भी, या फिर कई बार कई बड़े बड़े राजनीतिक दलों के द्वारा भी सुनते होंगे कि लोहिया का सप्त क्रांति, है ना, 7 क्रांति लोहिया का क्या था, मतलब वो इस पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? वो सप्त क्रांति, ये यही है। तो वो समाजवाद को संपत्ति के सिद्धांत से नहीं जोड़ते हैं, वो समाजवाद को राज्य की शक्ति के सिद्धांत से भी नहीं जोड़ते हैं। ये समाजवाद को एक्चुअली एग्जैक्ट जोड़ते हैं जो वर्तमान में समाज में यह देखी जाती है, जैसे स्त्री पुरुष के बीच बराबरी का हो। तो इसी में इन्होंने कहा इसमें समानता आनी चाहिए, है ना। इनके लिए समाजवाद क्या था? इनके लिए समाजवाद था कि स्त्री और पुरुष के बीच जो असमानता है उसको क्या किया जाए? दूर किया जाए, इसको दूर किया जाए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं? समाजवाद ला सकते हैं। त्वचा के रंग के आधार पर असमानता हो, है ना, इसको दूर करो भैया। त्वचा का रंग मतलब क्या? मैं गोरा हूं, काला हूं, सांवला हूं। देखिएगा, अंग्रेज इसको बहुत ज्यादा करते थे। गोरे काले का जो भेद हम लोग आज पढ़ते हैं, किसका देन है? ब्रिटिश का। अमेरिका में आज भी ये काफी देखने को मिलता है, हालांकि अब तो चीजें बहुत कम हो गई है, बट फिर भी है। तो त्वचा के रंग पर असमानता जो हो रहा है, इसके खिलाफ बातें करते कि इसको दूर किया जाए। जाति आधारित असमानता को भी दूर करो भाई। कुछ देशों के द्वारा दूसरे देशों पे औपनिवेशिक शासन है। इनका कहना है कि सब देश को आप स्वतंत्र रखिए, कोई देश आपका गुलाम नहीं। कोई कैसे गुलाम रह सकता है? अब कोई देश उस लायक नहीं है, इनका कहना है कि आप किसी देश को गुलाम रखो। और देश गुलाम का सिंपल सा मतलब है कि उस देश का आर्थिक के साथ साथ सामाजिक अवनति होगा। हम लोग कहलाते थे ना सोने की चिड़िया। आप देखो, सोने की चिड़िया कहलाते हैं? क्यों नहीं कहलाते हैं? क्यों? सब सोना तो उड़ गया, क्या है का चिड़िया। सामाजिक पतन भी हुआ, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा हमको, हाँ, कई चीजों पे अच्छा भी काम हुआ। जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत देखिएगा, ब्रिटिश काफी सपोर्ट किया कई चीजों को लेकर। जैसे सती प्रथा को हटाना, भी तो पुनर्विवाह को आपको यहाँ पर लाना, बाल विवाह को उन्होंने खत्म किया, बाल हत्या को इन्होंने आपको काफी किया खत्म। तो इस चीज ब्रिटिश ने काम किया, लेकिन औपनिवेशिक शासन कभी भी खराब अच्छा नहीं हो सकता है। आर्थिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं, नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति की बात करते हैं, यानी निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण नहीं। निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण का मतलब क्या हुआ? निजी जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण का मतलब होता है कि हर व्यक्ति के खुद को, मतलब हर व्यक्ति में खुद के स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। आप उसके स्वतंत्रता पर अतिक्रमण मत कीजिए, यानी निजी जीवन उसका है, उस पर अतिक्रमण नहीं कीजिए। अन्यायपूर्ण, अन्यायपूर्ण इसलिए वर्ड लग गया कि कभी कभी किसी में चीजों में रिस्ट्रिक्शन भी सही होता है, बट यहां अन्यायपूर्ण वर्ड लग गया जो ऑलवेज खराब हो गया। सत्याग्रह के पक्ष में हथियारों का त्याग कर अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो ये सप्त क्रांति इनका है। किसका है? 7 क्रांति, सप्त क्रांति लोहिया का है। सामाजिक विचारधारा देख रहे हैं इनका कितना शानदार है। अगर देखिएगा तो अगर इस प्रकार से सामाजिक विचारधारा रहेगी तो अपने आप में ये समाज इतना ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको भी लगेगा कि अरे वाह, ये तो बड़ा सही है। ठीक है, तो ये समाज को लेकर करते हैं। समाज में ही इन्होंने एक जाति व्यवस्था पर भी विशेष बल दिया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि लोहिया जी के सामाजिक विचार, अगर आपसे यहां पर कोई पूछ देता है कि लोहिया जी के सामाजिक विचारधारा पर क्या आपका वो मत है या समथिंग, तो आपको ये आंसर ये सब डालने होंगे, ये सब सप्त क्रांति वगैरह।
ठीक है, अब आते हैं लोहिया जी का जाति प्रथा का विरोध। तो लोहिया जी हमेशा जाति प्रथा के विरोधी रहे हैं। लोहिया जी हमेशा जाति प्रथा के विरोधी रहे हैं। उच्च जाति के लोगों के अधिकार को वो सदा आपको यहां पर क्या कर रहे हैं, विरोध करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि समाज में जो जातिगत भेदभाव है वो समाज में खाई बना रहा है और इसमें विकास गिरेगा, है कि नहीं? कौन गिरेगा? विकास गिरेगा। विकास कोई आदमी नहीं, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। पूरा दुनिया आगे बढ़ रहा है और हम लोग यहाँ पर उच्च जाति और नीच जाति की बात करेंगे तो कभी भारत विकसित होगा? नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह खाई जो है लगातार बढ़ रही है, इसको क्या करना होगा? नियंत्रित करना होगा। और कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो इन्होंने इसके बारे में बोला कि सबसे अच्छा है कि अगर कोई जाति व्यवस्था को नियंत्रित कर दो तो देश का विकास कर लो। देश का विकास जब गति पकड़ेगा ना तो देश का विकास कैसे होगा? जब लोग कार्य करेंगे, और जब लोग कार्य करेंगे तो भाई लोगों के पास फुर्सत ही नहीं होगा कि फलना कौन जाति का, ये कौन जाति का है। आप जाइए ना, आप जाइए, अगर आप शहर में हैं, आप तो गांव में भी ये काफी कम हो गया है, लेकिन आप शहरों में हैं, आप कहीं वर्किंग कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बार भी नहीं आएगा कि किस जाति का। फुर्सत ही नहीं है आपको सोचने का। आपको लगेगा हम अपना काम कर लें, सब कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि अगर हम लोग विकास करेंगे, नहीं है, नहीं है। इनका कहना है कि एक समान के भाव से, समानता के भाव से अगर लोगों का विकास हो तो समाज में नई एनर्जी आएगी, नई ऊर्जा आएगी। इसका मतलब, इस पर लोहिया जी साफ साफ कह रहे हैं कि हर जाति का अगर विकास, सबको अगर मौका मिले, सबको मौका मिले और सबको आप सामाजिक धारा से जोड़ दे। जैसे हम लोग देखिएगा कि SC ST अन्य को आरक्षण देते हैं, क्यों देते हैं आरक्षण? आरक्षण देने के लिए जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो यह है कि सॉरी, ये सबसे बड़ा रीजन है कि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना। और जब तक से मुख्य धारा से वो नहीं जुड़ेंगे, समाज का विकास कैसे होगा? समाज का विकास होगा तो राज्य का होगा, राज्य का होगा तो देश का होगा। इसलिए जरूरी है कि सभी लोग पार्टिसिपेट। सोचिए ना, एक परिवार में 10 सदस्य हैं और उस 10 में से अगर एक परिवार में 10 में से 2 सदस्य कमाए, 8 सदस्य उस पर आश्रित रहे, और एक परिवार में 8 सदस्य कमाए, 2 सदस्य आश्रित रहे, तो ये 8 वाला जो कमा रहा है वो विकसित होगा कि नहीं होगा? इससे बहुत विकसित होगा ये। तो ये 8 सदस्य कौन है? ये यही हमारे समाज के पहलू हैं। कोई SC है, ST है, अन्य निम्न वर्ग के हैं, महिला है ना, जिसको हम लोग आपको बहुत ज्यादा पहले, अब तो खैर हुए, तो सबको लाइए मुख्य धारा में। इसे देखिएगा आरक्षण, बिहार में देखिएगा 35% महिलाओं के आरक्षण क्यों दिया जाता है? कि महिलाएं हैं समाज से, समाज के आर्थिक भागीदारी, सामाजिक भागीदारी में जुड़े वो। तो देखो, तभी तो हम लोग 8 लोग कमाएंगे, 2 लोग आश्रित का मतलब एक ऐसा वर्ग जो आपको 15 साल से कम हो और एक ऐसा वर्ग जो 64 साल से अधिक हो, जो हम लोग आश्रित वर्ग में डालते। वो दोनों बस बैठे रहे, बाकी सब कमाए। देखिए समाज कैसे नहीं आगे बढ़ेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये लोहिया जी के द्वारा कहा जा रहा है कि समाज के सभी लोगों को समानता से विकास हो तो आपको एक नई ऊर्जा आती है। इसी प्रकार से अस्पृश्यता को, यानी आपको जो हम लोग कहते हैं ना कि इसको नहीं छूना है, उसको नहीं छूना है, उसके खिलाफ भी लगातार इन्होंने काम किया। इसको लेकर जो सबसे ज्यादा काम किया वो अंबेडकर साहब जी के द्वारा किया गया। अंबेडकर साहब ने क्या किया? छुआछूत को लेकर बहुत काम किया, इसके विरोध को। इसके बाद नेहरू जी ने काम किया, गांधी जी ने काम किया, जयप्रकाश जी ने काम किया। उसी प्रकार से लोहिया जी भी इस पर बहुत काम करते हैं और वो कहते हैं कि समाज में सभी वर्ग समान है, किसी को इसलिए बस मत करो कि वह इस कास्ट का है, उस कास्ट का है, हम नहीं छुएंगे। ठीक है, तो हरिजनों के मंदिर प्रवेश की समस्या के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया। देखिए, समाज में सब कोई बराबर है, चाहे वो किसी भी जाति का। जिसको हमारे समाज ने निम्न जाति करार दे दिया कि भाई ये फलना निम्न है, ये तो किसने दिया है? कहीं कोई टैग तो नहीं लिखवाया, हम और आप जैसे ही लोगों के द्वारा दिया गया है कि ये इसको मंदिर प्रवेश नहीं, तो इसको ये प्रवेश नहीं, उसको वो प्रवेश नहीं, इसको ये प्रवेश नहीं। अगर आप विकसित देश हैं या आपका सोच विकसित है तो आप इसको मानिएगा ही नहीं। इसी को लेकर देखिएगा कि हरिजनों के मंदिर प्रवेश की समस्या को लेकर भी इन्होंने आंदोलन चलाया था और कहा था कि भैया अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पहचान बनाइए, और अभी तक हम लोग इसी चीज में ही हैं।
तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान आपको बनाना है और हम लोग को छुआछूत से निवारण प्रारंभ ये हटना ही होगा। इसको लेकर इन्होंने काम किया। इसके अलावा इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर भी काम किया। हालांकि हिंदू मुस्लिम एकता अगर देखिएगा तो पहले से काफी स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन कई जगहों पर अभी भी आपको यह कमजोर दिख जाती है, होती नहीं है बट दिख जाती है। इसको लेकर उन्होंने काम किया और कहा कि हिंदू मुस्लिम के विनाश के कारणों को ढूंढने तो उसके समाधान करने की प्रेरणा दी और कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम में एकता रखो। किसमें? तो हिंदू मुस्लिम में एकता की बात करते हैं और कहते हैं कि आप इसी समाज से, आपका जो कर्तव्य होना चाहिए वो किसके लिए होना चाहिए? राष्ट्र के लिए होना चाहिए, राष्ट्र के विकास के लिए होना चाहिए। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जरूरी है कि जो आपकी सोच है, सोच में संकीर्णता नहीं होनी चाहिए। संकीर्णता का मतलब होता है छोटे सोच, नैरो माइंडेड लोग। उन्होंने कहा कि शिक्षा, इसके लिए क्या जरूरी है? इन्होंने कहा इसके लिए जरूरी है कि दोनों वर्ग शिक्षा पे ध्यान दें और शिक्षा पे जैसे ही ध्यान देंगे धर्म जाति इस पर ऑटोमेटिकली ध्यान खत्म हो जाएगा। इस पर ऑटोमेटिकली ध्यान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर इन्होंने बात की कि इसलिए मुस्लिम और हिंदू दोनों को क्या करना चाहिए? एकता बनाए रखनी चाहिए। इस पर इन्होंने बात की। स्त्री पुरुष समानता को लेकर ये बात करते हुए मैंने बताया ना कि आय विषमता को लेकर भी इन्होंने कई कार्य किए। उन्होंने कहा कि भैया स्त्री पुरुष सब समान है, महिला को भी उतना ही हक दीजिए, क्योंकि महिलाओं को लेकर कई प्रथाएं हमारे पुराने समय से ही खराब थी, ऋग वैदिक काल से। ठीक है, ऋग वैदिक काल से इन्होंने कहा कि ऋग वैदिक जो चला था, एक सुनो, चलिए यार, स्त्री पुरुष के बीच आधार को लेकर लोहिया जी एक तराजू में रखना चाहते थे। देखो ऋग वैदिक काल में अगर वैदिक पीरियड की बात करूं तो दो भागों में बांटते, एक ऋग को बांटते और एक उत्तर को बांटते। सबको पता है कि ऋग वैदिक काल में काफी समानताएं रहती थी, है ना। उत्तर वैदिक काल से धीरे 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 कम हो गई। ऋग वैदिक काल में समाज काफी ठीक था, चाहे वो स्त्रियों की आपको बात हो चाहे वो किसी वर्ग की बात हो। इसलिए देखिएगा कि दयानंद सरस्वती कहते भी हैं कि वेदों की ओर चलो। वेदों की ओर चलो का मतलब ही होता उनका इससे नहीं था कि पुराने जमाना में चला जाए। वेदों की ओर चलने को कहने का मतलब है कि जो वैदिक समाज है उसकी पुनर्स्थापना करते। भाई उस समय कितनी समानता थी, महिलाओं को हक था, तो वो कहते हैं कि वो हक को फिर से पाइए। ऋग वैदिक में काल में जो चीजें थी या स्त्री पुरुष को जो आधुनिक भारत में या आधुनिक विश्व में समानता है उसकी बात ये करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इनका मानना था कि महिला क्या है, पुरुष के समान है, लेकिन महिला रसोई तक ही रह जाती है। तो एक बात बताइए कि घर में महिला अगर रसोई तक रहेंगी तो वो देश के विकास में क्या हाथ करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जबकि अब भी हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बन गई है, वित्त मंत्री हमारी महिला है। कई सारे आपको देखेगा कि अब तो जेट, फाइटर जेट, राफेल हो गए, अब सब महिला पायलट बन गई हैं, फाइटर बन गई हैं। तो जो काम अब हो रहा है वो काम अगर 50 साल 60 साल से होता, हम लोग महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी देते, तो ये समाज जो हमारा अभी वर्तमान में ही इससे बहुत आगे रहता। पुरुष और महिला समाज के दो पहिए होते हैं, ठीक है, और गाड़ी वही अच्छी चलती है जब दोनों पहिए काम करें। देखिएगा ना, गाड़ी आप लोग ले लीजिएगा ना, कोई 4x4 क्यों लेते हैं? 4x4 के चारों पहिए काम करते हैं, ठीक है। तेजी से गए, कोई कष्ट हो वहां से निकल जाए, पहाड़ में भी हो तो चार, मतलब कि चारों टायर में पावर होता है। ऐसे जनरली दो टायर पावर होता है। तो महिला और पुरुष दो क्या है समाज में कि गाड़ी के दो पहिए होते हैं, तो एक को चलाकर विकास कर पाइएगा, कीजिएगा बहुत स्लो, दोनों की जरूरत है। ये बात लोहिया जी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि महिलाओं को भी समाज में लाइए, दहेज प्रथा को खत्म कीजिए, बहुपत्नी विवाह को खत्म कीजिए और प्रदा प्रथा को भी खत्म कीजिए, शिक्षा दीजिए, महिलाओं क्या दीजिए? शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, ठीक है, शिक्षा दीजिए, रोजगार दीजिए, उनके स्वास्थ्य पे काम कीजिए, स्वास्थ्य पे काम कीजिए। कई जो भी है आपको यहाँ पर कार्य करते हुए नजर आते हैं। अब आते हैं मौलिक एवं ठेठ देशी चिंतक थे ये, काफी देश चिंतक कहने का मतलब है कि वो इस हमारे, भले ये पढ़े हैं जर्मनी से या फिर पढ़े हैं अलग से, लेकिन ये भारत के रूट में थे, ठीक है। इसलिए कहते हैं
कि भारतीय संस्कृति को बरकरार रखने पर भी ये कई काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि शिवरात्रि पर चित्रकूट में रामायण मेला उन्हीं की संकल्पना थी, जो आज भी चलता है, देखिएगा काफी बड़े स्तर पर चलता है, जो सौभाग्य से अभी तक आपको अनुभव, मतलब कि अभी तक ये चलता है। ये फेमस भी है, चित्रकूट का रामायण मेला काफी इन्हीं का। कहना मतलब सिंपल सा चीज है कि ये हमारे संस्कृति को बरकरार रखने की भी बात करते हैं। संस्कृति को बरकरार रखे अपने, हमारी पहचान, जिससे हम उसको ना खोए। कहने का मतलब है कि जमीन से जुड़ा आदमी। आप लोग कहते हैं ना कि फलना जमीन से जुड़ा, इसका भी मतलब यही है कि देशी चिंता, तो संस्कृति को बढ़ावा देने की बात करते हैं, भारत को जो बेसिक रूट है उसके बढ़ावा देने की बात करते हैं। कर्म वेर मतलब कार्य को लेकर भी ये काफी काम किए। अगर हम लोग शुरू की बात करें, जैसे अभी हम लोग ने देखा भी, तो ये आजादी के समय से लेकर उसके बाद तक को भी बहुत तीव्र गति से इन्होंने काम किया। ठीक है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आपको आंदोलन तो कर ही रहे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी आपको थे, काफी एक्टिव थे। इवन आपको उषा मेहता के साथ, इसके साथ उषा मेहता के साथ ये काफी भूमिगत कार्य भी किए थे 1857 में। क्या किए थे? भूमिगत कार्य भी किए थे। यहाँ इसका डेट का थोड़ा सा वो है, इसलिए मैंने हटा ही दिया। पुर्तगालियों के आधिपत्य से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने आपको काम किया, 48 होता। और भारत को आजादी दिलाने में भी इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो लोहिया जी का भी योगदान भारत के संदर्भ में, चाहे वो आजादी के पहले की बात हो या आजादी के बाद की हो, काफी महत्वपूर्ण आपको रही है। तो ये हमारा हो गया लोहिया जी के बारे में। तो ये दो मैंने आपको, एक जयप्रकाश नारायण जी को दे दिया है और आपको ये लोहिया जी, तो ये दो आप लोग यहाँ पर अच्छे से कर लिए होंगे आई थिंक। और यहाँ से प्री से तो नहीं, लेकिन मेन से क्वेश्चन लोहिया जी से पूछा जा चुका है। तो फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।